आप प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। हम लोग अभी वर्तमान की इस एपिसोड में 2023 जुलाई में CTT की जो परीक्षा होने जा रही है उसी के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका पहला 5 विषय में पहला विषय फर्स्ट विषय जो है वह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है यह 30 अंक का पेपर है और 30 अंक को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला अंक आपका आता है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। कंटेंट 15 नंबर के आते हैं और 15 नंबर में आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा पेडागोजी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 1 के भाग में हमने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया है और उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब इसके दूसरे पार्ट में चल रहे हैं। जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है, इस टॉपिक पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसका दूसरा भाग है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो पार्ट है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप यदि हमारे इस बताए जा रहे टॉपिक से, पढ़ाई से, इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हैं तो आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। 75 49 11 42 14 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इससे बात करके आप हमसे जो है कि आप नोट्स भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास आपको निश्चित रूप से CTT में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा तथा आपकी इस तैयारी को क्रैक करने में, CTT को क्रैक करने में निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने में यह सहयोगी सिद्ध होगा। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ध्यान से देखें, लाइक शेयर तथा कमेंट्स करें, जिससे कि आपका यह जो कमेंट्स होगा हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएगा। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा भाग हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर में मैंने आपसे कहा है, तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बालकों का जो विकास होता है उसके आयाम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है विकास के आयाम, अर्थात विकास जो होता है बच्चों के अंदर, जो बच्चा माँ के गर्भ से 0 महीने का शुरू होता है, 0 से लेकर के आगे तक जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जिसके बारे में हम लोग को जो मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ने हैं। तो बच्चों के अंदर किस तरीके का विकास होता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर कुल मिलाकर के लगभग 6 प्रकार के उनके अंदर में विकास होते हैं। एक का नाम है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक को कहीं कहीं पर भावात्मक विकास भी कहा जाता है। यहाँ पर यही अवगत कराया गया है। संवेगात्मक के साथ में जो आप भावात्मक भाव देख रहे हैं वह भी है। क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा भाषाई विकास। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको चलते चलते आप हमारे नोट्स से, पढ़ाई से यदि प्रभावित हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर तथा कमेंट्स करें और साथ ही साथ जो मैं बताने चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे नोट्स के द्वारा आप निश्चित रूप से CTT 1 to 5th हो या 6 to 8 हो, आप निश्चित रूप से क्रैक करेंगे यदि इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और देखना चाहते हैं कि सफलता मिलती है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। अगली बात यह है कि जहाँ जहाँ प्रश्न बनेंगे, जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे वो सभी बिंदुओं को मैं अपने वीडियो के अंदर दर्शाने का प्रयास करता हूँ। अंडरलाइन वाले जो भी प्रश्न हैं, जहाँ आप जो वर्ड देख रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, यह प्रश्न को कैसे घुमा करके परीक्षा में पूछा जाता है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करते हुए ना देखें, इससे आपके समझ में नहीं आएगा। जहां आप अंडरलाइन देख रहे हैं उसको मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे परीक्षा में प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं। प्रश्न एक ही रहते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए आप कृपया हमारे वीडियो को स्किप ना करें। यदि हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखें, पेशेंस के साथ देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान होगी। अब बात आती है कि प्रश्न आपका बनता है शारीरिक विकास किसे कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है शारीरिक विकास किसे कहते हैं और विकास में क्या होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जो आपको बताया जा रहा है शारीरिक विकास जो बताया जा रहा है, शारीरिक विकास का अंतर के तहत हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। शारीरिक विकास में क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तन तो हम सभी देख लेते हैं कि भाई बाह्य परिवर्तन में उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, उसका शरीर बढ़ रहा है, तो यह बाह्य परिवर्तन होता है। लेकिन आंतरिक परिवर्तन जो यहाँ पर होता है, मुख्य रूप से आंतरिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो उसके भाव में परिवर्तन आता है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो सीखने के द्वारा उसमें परिवर्तन आता है,
अपने समाज से, परिवार से या जहाँ कुछ से वह सीखता है, उसमें जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम बाह्य आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। बाह्य परिवर्तन तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि उसमें बच्चों के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम बाह्य परिवर्तन कहते हैं। और आंतरिक परिवर्तन से अभिप्राय यह होता है कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो सोच है, वह अपने माता पिता से, अपने परिवार से तथा समाज से जो सीखता है और उसके जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात आती है कि बाह्य परिवर्तन के बाद आंतरिक परिवर्तन में किन किन वस्तुओं, कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह आंतरिक परिवर्तन के विषय हैं। तो बालक की रुचियाँ बदलती रहती है। बच्चे जब छोटे होते हैं उसकी रुचि कुछ और होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रुचियाँ भी बदलती जाती है। रुचियाँ, इच्छाएँ, दृष्टिकोण एवं पूर्ण व्यवहार, शारीरिक वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के हमारे आने वाले जो पॉइंट्स है उसमें कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीएड डीएलएड के साथ साथ जो सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी। तो शारीरिक वृद्धि और विकास पर निर्भर है, अतः शिक्षकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ विशेष करके जो ध्यान देने की बात है कि बच्चों को शिक्षकों को यह टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों के अंदर किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। माता पिता से ज़्यादा शिक्षकों को उसका अनुभव और ज्ञान होना चाहिए, तभी बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके क्लास, उसके विषय वस्तु, उसके ज्ञान की बात को समझ सकेंगे और उसको समझा सकेंगे। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य बातें कही जा रही है कि यहाँ पर शिक्षकों को उसका ज्ञान होना चाहिए कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तभी जा कर के क्या है कि वह बच्चा अच्छे से ये कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से विशेष आयु पर बालकों के विकास शिक्षक ही पहचान सकते हैं। विशेष आयु स्तर पर बालकों के विकास को, यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप प्रश्न बन रहा है, आपसे पूछा जाता है कि शिक्षक कैसे पहचान करते हैं। तो विशेष आयु स्तर पर जो होने वाले विकास हैं उसको शिक्षक ही पहचान सकते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि आयु स्तर पर होने वाले बालकों में के विकास को कौन पहचान सकता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, कौन होंगे। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि विशेष आयु स्तर पर बालकों को जो विकास होता है उसको एक शिक्षक ही अच्छे से पहचान सकते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मानसिक विकास कैसे होता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप, मानसिक विकास की बात अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ पर मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस पर भी हमको ध्यान देना है। तो मानसिक विकास में होने वाले परिवर्तन के अनुसार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें आपका प्रश्न बनता है कि मानसिक शक्तियों के द्वारा किस तरीके की समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं, समाधान करते हैं। तो परिणाम स्वरूप अर्थात जो हमारे पास समस्याएं होती, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होता है या मानसिक शक्तियों में होने वाले विकास को हम कैसे देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को वह खुद ब खुद सुलझाने लगता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि उसके अंदर मानसिक विकास हुआ है। जैसे अब इसमें बात आती है कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे यदि कहीं पर उनका कोई सामान गिर जाता है, उनके सामान के साथ किसी दूसरे का सामान अगर मिक्स हो जाता है तो बच्चे वैसे वस्तुओं को खुद पहचान लेते हैं कि यह मेरा सामान है या दूसरे का सामान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह है कि संज्ञानात्मक किसे कहते हैं? तो संज्ञानात्मक से अभिप्राय होता है कि वैसे विकास जो बच्चों को आंतरिक रूप से सोचने के लिए उसकी विकास, उसके जो आत्मशक्ति होती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात बच्चों खुद ब खुद उसको सीख करके, समझ करके अपने अंदर जो विकास करता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में रखते हैं। तो कहा गया है कि प्रश्न इसमें बनता है कि संज्ञानात्मक विकास की जानकारी के अभाव में शिक्षक इससे संबंधित समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि संज्ञानात्मक विकास के अभाव में क्या करते हैं शिक्षक। तो संज्ञानात्मक अभाव के यदि उसमें नहीं है बच्चों के अंदर, या फिर शिक्षक उसको पहचानते हैं तभी जब उन्हें संज्ञानात्मक विकास अर्थात बच्चों में होने वाले परिवर्तन के बारे में यदि उसे जानकारी होगी, तभी वह क्या है कि बच्चों में होने वाले जो संज्ञानात्मक विकास है, परिवर्तन को वह समझ सकता है। इसलिए कहा गया है कि समस्याओं को समझने के लिए पहले शिक्षकों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है संवेगात्मक
ऊपर में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संवेगात्मक का अर्थ होता है भावात्मक। बच्चों के अंदर जो व्यवहार में, उनके भावों में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। आपसे प्रश्न बनता है व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले विकास को हम क्या कहते हैं। व्यक्ति के विकास के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या प्रभावित करने वाले विकास को हम क्या कहते हैं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा संवेगात्मक विकास या फिर भावात्मक विकास कहते हैं। फिर इसी तरह प्रश्न बनता है कि भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि में से कौन से संज्ञानात्मक हैं और कौन से नहीं हैं। इसका आपको प्रश्न जो बनेगा, इस तरीके से प्रश्न बनता है कि संवेगात्मक विकास या भावात्मक विकास में कौन नहीं आते हैं। तो वहाँ पर आपको ये सभी शब्द दिए रहेंगे, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, और इसमें से आपको पहचानना होगा कि भावात्मक इसमें कौन है या कौन नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक प्रभाव। आपसे प्रश्न पूछता है, बनता है कि संवेगात्मक जो विकास होगा उसमें सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो उसका सबसे अधिक प्रभाव परिवार पर पड़ता है। या यूँ कहें कि आपसे प्रश्न बनेगा कि पारिवारिक प्रभाव का जो विकास है वह कहाँ दिखता है। तो पारिवारिक विकास का प्रभाव व्यक्ति के संवेगात्मक तथा भावात्मक दोनों प्रकार के होने वाले विकासों पर पड़ता है। तो आप इस तरीके से प्रश्न को समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर विद्यालय परिवेश अर्थात विद्यालय में जो होने वाली क्रियाएं होती हैं, उचित संगठन से अध्यापक बालक में संवेग सुधार करता है। कहने का मतलब हुआ कि विद्यालय परिवेश, बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं वह विद्यालय में स्वतंत्र होकर के कुछ क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं को कैसे करते हैं तो अपने मित्रों के साथ मिलकर के, अकेले नहीं करते हैं, अर्थात संगठन में करते हैं। और वैसे बच्चों को पहचानने का काम अध्यापक करते हैं, और उसमें जो होने वाले परिवर्तन होते हैं संवेग के कारण जो उनमें परिवर्तन होता है उसको पकड़ने का, उसको समझने का जो हुनर होता है, ज्ञान होता है, वह शिक्षकों के पास होता है, और जो विद्यालय में उन्हें माहौल मिलता है। इसलिए कहा गया है कि विद्यालय परिवेश में या फिर विद्यालय क्रियाओं में, विद्यालय के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उससे संगठन से, उचित संगठन से अध्यापक बालक में संवेग का सुधार करता है। अब बारी आ गई है, हमारा अगला टॉपिक है वह क्रियात्मक विकास। नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि इसमें क्रियाएं होती है, घटनाक्रम होती हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। तो व्यक्ति की कार्य शक्ति, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, अर्थात क्रियात्मक विकास जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो क्रियात्मक विकास से व्यक्तियों के अंदर कार्य शक्ति का विकास होता है, कार्य करने की क्षमता का विकास होता है तथा उनके अंदर होने वाली योग्यताओं का भी विकास होता है। यह आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि व्यक्तियों में जो विकास होता है, क्रियात्मक विकास से क्या परिवर्तन होते हैं, क्या उसमें दिखती है। तो बच्चों में क्रियात्मक विकास होने से कार्य शक्ति, उनकी क्षमता तथा योग्यताओं का विकास होता है। अब इसमें प्रश्न आपसे बनेंगे कि कार्य शक्ति, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास कहाँ होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्रियात्मक विकास में व्यक्ति के क्रियात्मक क्षमता, क्रियाशक्ति, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास होता है। इसी प्रकार से है कि इस आधार पर, किस आधार पर, तो क्रियात्मक विकास के आधार पर शिक्षक बालक के कौशलों का विकास करता है। किस आधार पर, तो इस आधार पर, आधार से अभिप्राय है क्रियात्मक विकास के आधार पर शिक्षक बालक के कौशलों का विकास करता है, अर्थात बालक के गुणों का विकास कैसे होता है, तो क्रियात्मक गुणों से। तब क्रियात्मक बात से अभिप्राय हो गया, यहाँ पर आपने ऊपर में देखा कि कार्य शक्ति, क्षमता और योग्यता के आधार पर जो काम किए जाते हैं उसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं, और इस आधार पर शिक्षक बालक के कौशलों का विकास करता है। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आगे जो प्रश्न बनते हैं वह सामाजिक विकास। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक का अर्थ होता है कि जहाँ हम समाज में रहते हैं, परिवार से बाहर जब हम बाहर निकलते हैं तो हम समाज में आते हैं। समाज में अपने से बड़े, अपने से छोटे तथा अपने उम्र के तथा अपने से विपरीत और अपने समान लिंग वाले बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं। तो वहाँ पर उनके क्या क्या होते हैं, तो समाज से वह विभिन्न पहलुओं को सीखता है, चरित्र निर्माण का तथा उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम सामाजिक परिवर्तन के तहत लाते हैं। आपसे पुनः यहाँ पर प्रश्न बनता है कि समाज के पहलुओं को सीखना, चरित्र निर्माण करना तथा व्यवहार किस परिवर्तन या किस विकास में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे हम सामाजिक विकास में कहते हैं। और यहाँ जो दूसरा प्रश्न बनता है, सबसे वीवीआई प्रश्न है
कि बच्चों का प्रथम पाठशाला कौन सा है, तो बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या है कि परिवार है। उसके बाद समाज की बारी आती है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार होता है और उसके बाद समाज की बारी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से भाषाई विकास। भाषाई विकास में क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, भाषा कोई भी जो निकल करके आती है तो हमारे भावों का उद्गार होता है। इसलिए कहा गया है कि भाषा के विकास को संज्ञानात्मक अर्थात भावात्मक विकास समझा जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि संज्ञानात्मक विकास या भावात्मक विकास का विकास कैसे होता है, तो संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास के लिए बच्चों के अंदर भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। आपका प्रश्न बनेगा कि भावात्मक या भाषाई ज्ञान के लिए किस तरीके का विकास आवश्यक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संज्ञानात्मक विकास या फिर भावात्मक विकास से ही भाषाई विकास होता है, या यूँ कहे कि भाषाई विकास से बच्चों के अंदर में संज्ञानात्मक या भावात्मक विकास को समझा जाता है। इसी प्रकार फिर आगे हमारा प्रश्न बनता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यह बनता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। पहला एक है पोषण या पोषक। पोषण या पोषक से अभिप्राय यह है कि हम जहाँ रहते हैं हमारे खान पान का जैसा व्यवहार होता है, जैसा हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर भी बनता है, हमारा मस्तिष्क भी बनता है और उसी हिसाब से हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आपके लिए। सभी दिनों के परीक्षा संबंधित सभी जो कंपटीशन के एग्जाम होंगे, खास करके सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट का वह जो पेपर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। वह होता है खान पान, अर्थात यदि आप पौष्टिक भोजन खाते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कुपोषित भोजन खाएंगे तो हमेशा बीमार पड़ेंगे, और इसलिए वहाँ पर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, अर्थात आपका विकास और वृद्धि दोनों ही बाधित हो जाएगी। आगे पॉइंट बनता है वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, अर्थात माता पिता के गुण जब बच्चों में जिन के द्वारा आती है तो उसे हम आनुवंशिक क्रम कहते हैं। यह भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि दोनों को प्रभावित करता है। आपके माता पिता के गुण जब बच्चों में आने लगते हैं तो उसे हम आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक क्रम कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है वह लिंग। लिंग से अभिप्राय होता है कि जो पुरुष या महिला, लड़की या लड़का जिस परिवार में आ जाते हैं उस परिवार के बच्चों की अभिभावकों की सोच थोड़ी बदल जाती है। लड़की यदि होते हैं तो उसके सोच जो है कि थोड़ा सा उसमें जो है कि आ जाती है कि बच्चों को, लड़कियों को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देना है। लड़के यदि आपके परिवार में आ जाते हैं तो आप वहाँ पर लड़कों को स्वतंत्रता ज़्यादा देते हैं, उनके विकास की बात ज़्यादा करते हैं, और महिलाएं, लड़कियां अगर आपके परिवार में आ जाती हैं तो वहाँ पर उस तरीके के विकास की बात नहीं हो पाती है जिस तरीके से लड़कों की हो पाती है। और इस प्रकार देखा जाता है कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में कुछ न कुछ भेदभाव हो जाता है, जिससे उसका विकास और वृद्धि दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। यह भी आपसे प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन हैं, तो इसमें आपको बताने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होते हैं वह हमेशा आपको जो ऊपर से बताए जा रहे हैं 5 पॉइंट वह महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है, तीसरा, चौथा पॉइंट है वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से अभिप्राय यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है, और जिसके कारण उन विकासों के कारण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वह भी एक समय के बाद उसमें परिवर्तन होते हैं, और लड़कियों के भी शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं एक निश्चित समय के साथ बाद वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत ही जिम्मेदार होती हैं, जिससे कि बच्चों के, लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, आवाज़ जो है कि गला थोड़ा मोटा हो जाता है। ये सभी व्यवहारिक जो अंतर होते हैं उम्र के साथ वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ही होता है। लड़कियों के भी जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है, वक्षस्थल और जो है कि वक्षस्थल का विकास होने लगता है, कमर पतली हो जाती है, आवाज़ पतली हो जाती है, तो यह सभी क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही
विशेष महत्व होता है, जिसके कारण उनके अंदर वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। और आखिरी है शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं से अभिप्राय यह है कि आप जिस तरीके के माहौल में रहते हुए अपने शारीरिक अंगों का जिस तरीके से अधिक प्रयोग करेंगे, तो उस तरीके से शारीरिक क्रिया होने से आपका वृद्धि और विकास होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप जिम में जाके काम करते हैं, खेत में जाकर के काम करते हैं, तो उस तरीके से क्या है कि आप शरीर से बलवान होंगे, मजबूत होंगे। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो उस मजबूत नहीं हो पाते हैं जितना कि अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले या शारीरिक रूप से अधिक कार्य करने वाले बच्चे हो सकते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके आधार पर आपका जो शारीरिक और मानसिक और भी बौद्धिक अन्य तरह के कई तरह के विकास है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो वृद्धि और विकास हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे। अब जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विकास की अवस्थाएं, यह प्रश्न आपके लिए भी आई है, क्योंकि निश्चित रूप से आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसे निश्चित रूप से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बच्चों के विकास की यह 7 अवस्थाएं दी गई। कभी कभी इसमें आपका प्रश्न बनता है कि बच्चों के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि बच्चों के विकास के लिए जो है कि इसमें 7 अवस्थाएं होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि बच्चों के विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इनकी 7 अवस्थाएं होती हैं। अब बात यहाँ यह निकल करके आती है कि 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इससे प्रश्न आपका बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर VVIP दिया है, वह है कि जो इनकी उम्र सीमा होती है वह महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना चाहिए। 1 नंबर का यह प्रश्न है और 100% आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं और आते हैं। विशेष करके CTET के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहला टॉपिक है, उसे कहते हैं हम लोग गर्भावस्था। गर्भावस्था किसे कहते हैं, तो गर्भधान से लेकर के जन्म तक, अर्थात माँ के गर्भ में जब तक बच्चा रहता है, तो गर्भधान से लेकर के जन्म तक की अवधि को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। दूसरा है कि इसमें शैशवावस्था किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु, शिशु जब तक बच्चा होता है 5 वर्ष की आयु को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न आपको बनते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 नंबर के प्रश्न में कि शैशवावस्था किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 0 वर्ष अर्थात जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे उन्हें हम लोग बाल्यावस्था में कहते हैं। फिर बारी आती है किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम किशोरावस्था में कहते हैं। फिर बात आती है कि युवा अवस्था किसे कहते हैं, तो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं उसे हम युवा अवस्था कहते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं, तो प्रौढ़ावस्था के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि वह 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम प्रौढ़ावस्था में कहते हैं। बात फिर आती है आगे निकल के कि वृद्धावस्था किसे कहते हैं, तो वृद्धावस्था उसको कहा जाता है जो 55 वर्ष की आयु से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो आपको इस तरीके से ये परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कि अवस्थाएं कितनी होती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 7 अवस्थाएं होती हैं। चलिए इसी प्रकार जो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और टॉपिक यह है कि आपको बताना है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। या आपकी परीक्षा के लिए या तो आप B.Ed हो, DLED हो या CTET की तैयारी करते हो, हर परिस्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ ही साथ अपने जीवन के लिए भी हमें ज्ञान होना चाहिए, समझना चाहिए कि वृद्धि, अभिवृद्धि या विकास में क्या अंतर होता है। दोनों में यह हम सबों को इसका जानकारी होनी चाहिए। चलिए एक एक टॉपिक पर, एक एक बिंदुओं पर हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। आपसे पुनः मैं एक बार गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ आप अंडरलाइन किए हुए शब्दों को देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं। यदि आपने अभी तक CTET की परीक्षा नहीं दिया हुआ है तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, परंतु जब आप परीक्षा से लौट करके आएंगे तब आपके समझ में आएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया, बताया गया यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन किए हुए शब्द दिख रहे हैं उसे आप विशेष करके ध्यान दें। हमारा प्रयास है कि हम इसके जो परीक्षा के जो प्रश्न बनेंगे उसको किस तरीके से घुमा करके पूछे जाते हैं वह आपके सामने में रखने का प्रयास करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वृद्धि या अभिवृद्धि किसे कहते हैं और साथ ही साथ विकास किसे कहते हैं। इन दोनों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो इसमें देखते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो जीवन पर्यंत, यहाँ देख रहे हैं कि आपको अंडरलाइन करके दिखाया गया है कि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है और एक निश्चित आयु में लगभग रुक जाती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम सभी मानव जाति के लोग हैं,
तो 15, 18, 21 वर्ष तक जाते जाते हमारी वृद्धि क्या है कि रुक जाती है। हम जीवन पर्यंत विकास नहीं करते हैं, यानी हमारा विकास नहीं होते रहता है, वृद्धि नहीं होती रहती है। एक निश्चित समय के बाद हमारी लंबाई रुक जाती है, हम जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं कर सकते। इसी बात को यहाँ कहा गया है कि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। एक निश्चित आयु के लगभग जाने के बाद हम लोग क्या है, हमारी वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार इसको विकास में रखा गया है कि विकास का अर्थ होता है जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन। यहाँ मुख्य बात जो आपको दिखाया जा रहा है वह जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जीवन पर्यंत यह ध्यान रखा जाएगा कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है विकास व्यक्ति की रुकती नहीं है। वह एक अलग बात होती है कि वह विकास आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन व्यक्तियों के अंदर में विकास हमेशा होता रहता है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न आपको बना, प्रश्न यह पूछा जाता है परीक्षा में कि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, या यह कहाँ पर जाकर के रुक जाती है, तो एक निश्चित आयु सीमा के बाद रुक जाती है। तथा जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही बालक की जो अभिवृद्धि रुक जाती है। परिपक्व अवस्था जैसा कि शुरू में बताया गया है, परिपक्व अवस्था कही जाती है 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष, मुख्य रूप से 18 वर्ष को ही हम लोग परिपक्वता कहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में यह 21 वर्ष तक भी चलती है। इसीलिए कहा गया है कि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। इसको दूसरे पॉइंट में कहा गया कि विकास कभी नहीं रुक सकता। ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि यह जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया होती है, तो परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी वह बनी रहती है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वह प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा पॉइंट यह है कि अभिवृद्धि का संबंध किससे है, तो अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, तथा विकास का जो संबंध है वातावरण से संबंधित होता है। अर्थात अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों में ही परिपक्वता आ जाती है, परंतु विकास शरीर के आकृति पर निर्भर नहीं करता है, वह वातावरण पर निर्भर करता है। यदि कमज़ोर बच्चों को भी पढ़ने का अच्छा मौका मिले तो वह आगे बढ़ सकता है और उसमें अपने कार्य को पूरा कर सकता है, अपने मस्तिष्क को विकसित कर सकता है, परंतु अभिवृद्धि का एक निश्चित समय सीमा तक आगे बढ़ता है और उसके बाद वह रुक जाता है। और इसके बाद चौथा पॉइंट जो आप देख रहे हैं वह यह है कि मात्रात्मक पहलू में जो परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है, और वहीं दूसरी तरफ यह मात्रात्मक पहलुओं पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप में परिवर्तन का संकेत देता है। मात्रात्मक से अभिप्राय यह है कि यहाँ जो संख्या दी जाती है वह आपको संख्यात्मक होगी। वृद्धि जो परिवर्तन होगी अर्थात जो आपका होगा लंबाई होगी वह कैसा होगा, मान लीजिए कि मीटर में होगा, सेंटीमीटर या फीट में होगा। आपका वजन किसी न किसी तरीके से केजी में होगा या ग्राम में होगा। अर्थात मात्रात्मक जो होता है परिवर्तन उसमें हम अभिवृद्धि देखते हैं, और मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणात्मक अर्थात उसमें जो होगा उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आपका विकास मौका मिलने पर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन वृद्धि कभी रुकती नहीं है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कब तक, एक परिपक्वता की उम्र तक ही चल सकती है। और विकास की क्रिया है कि मौका मिलने पर उनको अगर अच्छा मौका मिले, माहौल मिले तो वह गुणवत्तापूर्ण आगे बढ़ सकता है और बढ़ता भी है, और यदि नहीं मिलता है तो वह धीरे धीरे नेगेटिव सेंस में अर्थात वह ख़त्म भी हो जाती है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा प्रयास रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित रूप से आज जो हमने प्रयास किया है वह आपको देने के लिए, वह आपके लिए उपयोगी होगा, जो CTT की परीक्षा को निश्चित रूप से आपको पास करने में सहयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक में, नए विषय के साथ। CDP के और अभी कुछ पार्ट बाकी हैं, उसके बाद फिर नए टॉपिक पर हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो का इंतजार करें। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, कारगर होगा तथा हमारे मनोबल को भी बढ़ाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।